स्टूडेंट भागलपुर ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग चैप्टर देख रहे थे। उसका एक वीडियो आपको पहले ही इस चैनल पर डाल दिया गया, जो नहीं देखे पहले उसको देख लीजिए। आज हम लोग उसी चैप्टर का सेकेंड वीडियो बनाने वाले हैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। ये भी थ्योरी पोर्शन वाला है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो थ्योरी के होंगे। इसके बाद जो तीसरा वीडियो बनेगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए, वो हम लोग का प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना सेकेंड वीडियो। देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन सेकेंड वीडियो के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 234, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 234 बोला गया विच वन इज रिलेटेड टू एस्टिमेशन ऑफ वर्क। बोला गया इनमें से कौन सा कार्य के आकलन से संबंधित है। इनमें से कौन सा कार्य के आकलन के लिए संबंधित है। तो किसी भी वर्क का जब हम आकलन करते हैं, उसका मुआयना लगाते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का उस वर्क में कितना टोटल बिल आ रहा है। मेन तो हम लोग यही देखते हैं कि जो वर्क आप करने वाले हैं उस वर्क का टोटल बिल कितना आने वाला है। तो हम लोग का आकलन से संबंधित है बिल ऑफ मटेरियल, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका सही आंसर। बढ़िए 235 पे व्हाट इज टोटल कॉस्ट बोला गया है, कुल लागत क्या। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि कुल लागत क्या है बताना है। अगर कुल लागत आपको बताना है तो कुल लागत आप क्या होता है, किसी भी चीज़ का कुल लागत होता है कि उसका जो कच्चा पदार्थ होता है, कच्चा माल है, उसका क्या दाम है, साथ ही साथ जो मशीनिंग है उसका क्या दाम है। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है। तो टोटल कॉस्ट जो होता है वो समेशन होता है रॉ मटेरियल का कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस मशीनिंग कॉस्ट। देखिए यही है वो कि टोटल किसी भी चीज़ का खर्च क्या होगा, तो जितना कच्चा उसमें पदार्थ लगने वाला है उसका दाम। जैसे कि अगर हमको हाउस बनाना है, घर बनाने के लिए, तो उसका जो कच्चा पदार्थ होगा, जैसे क्या ईटा होंगे, बालू होंगे, ये सब। और साथ ही साथ मशीनिंग कॉस्ट इन द सेंस जब आप उस पर कोई भी, जैसे आप वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं, जब आप ढलाई करवाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको वो मिक्सर का लाते हैं, कंक्रीट मिक्सर का मशीन लाते हैं, इन सभी चीज़ को दोनों को मिला के आप टोटल एस्टिमेशन कॉस्टिंग करते हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है कि जो भी बाहरी आपका खर्च होने वाला है रॉ मटेरियल पे, साथ ही साथ जो भी मशीनिंग पे खर्चा होने वाला है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 236 नंबर पे। हु प्रिपेयर्स द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन। इनमें से कौन है जो कि अनुमान का दाम का पता लगाता है। एस्टिमेशन मतलब अनुमान। जब आप अनुमान लगाते हैं किसी भी वर्क से पहले, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप बनाते हैं, ताकि वो लोग थ्रू आउट जो वर्क होने वाला है उस वर्क का थ्रू आउट एक लिस्ट डाटा बनाते हैं। उस डाटा में जो भी खर्च होने वाला है वो पूरा खर्च को वो इंक्लूड करते हैं, और उसके बाद हम लोग निकालते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या पड़ने वाला है। और इसको जो बनाते हैं, जो एस्टिमेशन करते हैं, उनको बोला जाता है एस्टिमेटर, जो अनुमान लगाते हैं। तो एस्टिमेटर हो जाएगा वो पर्सन जो कि किसी कंपनी में बैठा रहता है, जिसका काम है कि आगे आने वाले काम में क्या कॉस्ट का खर्चा होना है वो देखना। 237 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज इंक्लूडेड इन मशीनिंग एस्टिमेशन सीट। बोला गया इनमें से कौन सा प्राइस को, जनरली हम लोग प्राइस को ही देखते हैं, इनमें से कौन से प्राइस को इंक्लूड किया जाता है जब आप किसी भी वर्क में जो आपको मशीनिंग करता है उसके लिए जो आप एस्टिमेशन लगाते हैं। एस्टिमेशन सीट जो होता है उसमें आप क्या लिखते हैं, प्राइस लिखते हैं कि आगे होने वाले काम में क्या खर्च बैठने वाला है। और उस मशीनिंग का जो एस्टिमेशन करते हैं उसके लिए आप मुख्य रूप से ध्यान देते हैं कि उस जो मटेरियल है उसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट। मुख्य रूप से हम उसे देखते हैं जब आप मशीनिंग एस्टिमेशन सीट तैयार करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 237 का सी नंबर। बढ़ते हैं 238 नंबर पे। व्हाट इज द मिनिमम परमिशिबल साइज ऑफ एल्युमिनियम वायर यूज्ड इन एस्टिमेशन। बोला गया इनमें से न्यूनतम कौन सा साइज अलाउ किया जाता है एल्युमिनियम के तार का, अगर आपको एक अनुमान लगाना है। तो देखिए किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी में जब आप करंट का फ्लो करवाते हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है बिना करंट का कोई मशीन चलने वाला नहीं है। तो करंट का जब आप फ्लो कराते हैं तो वहाँ पे आप उसको वायरिंग करते हैं, और वायरिंग करने के लिए नॉर्मल वायरिंग होता भी नहीं है, उसमें हम लोग बहुत सारे टाइप्स का वायर का प्रयोग करते हैं जो इंडस्ट्री के बेस पे ही बना होता है। तो उसी में पूछा गया आपसे जो एल्युमिनियम वायर होता है जिसका हम लोग मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं कंपनियों में, उसका बोला गया कि मिनिमम कौन से साइज का वायर को मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। इसके लिए जो सही आंसर है 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर का आप
एल्युमिनियम वायर को यूज़ करते हैं एस्टिमेशन में। ये इसका रीज़न है। एक तो पहले ये किफ़ायती है, सस्ता है, मतलब औरों के कंपेरिजन में सस्ता है। दूसरा बात है कि इसका लाइफ अच्छा होता है, खास करके कनेक्ट जब हम लोग को कंडक्ट करना होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए इसका क्या बोलते हैं, इसका लाइफ अच्छा होता है। साथ ही साथ ये ईजिली कैरी कर सकता है, इसलिए हम इसको प्रयोग करते हैं। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एरिया ऑफ कंडक्टर फॉर 3.5 कोर केबल। देखिए बोला गया इनमें से न्यूनतम कौन से केबल का प्रयोग किया जाता है। तो अगर वो 3.5 कोर केबल है, देखिए केबल होता है, केबल बहुत सारे तरह के होते हैं इंडस्ट्री में, इसका नाम क्या है 3.5 कोर केबल। देखिए इस केबल का ना कुछ ऐसा डिजाइनिंग होता है, देखेंगे तो काफ़ी मोटा सा केबल आपको दिखाई देगा, जिसका कि आप रेडियस बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा होता है। ये डिवाइडेड होता है RYB। तो ये तो हो गया 3 फेज के लिए, पहले फेज के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। बाकी लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ तो 3.5 कोर है, तो एक और केबल होता है जो कि इस RYB से हाफ साइज का होता है। क्या होता है? हाफ साइज का होता है ये RYB से। और ये जो हाफ साइज का होता है ये किसके होता है? तो जो भी आपका न्यूट्रल वायर होगा वहाँ पे, न्यूट्रल वायर जिसे भी आप बनाएंगे उस न्यूट्रल वायर के हाफ साइज का ये केबल होगा, इसलिए इसे बोला जाता है 3.5 कोर केबल। इसके लिए बोला गया कि मिनिमम परमिसिबल एरिया क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आपके लिए हो जाएगा वो है 50 स्क्वायर मिलीमीटर का। और ये सब इसका निकालने का कोई अलग से तरीका नहीं होता, ये जनरली आपका क्या है, जो बुकलेट होता है या जो डिमांड ही होता है, तो इसको आपको थोड़ा याद ही रखना होगा। आइए 240 नंबर क्वेश्चन पे, विच वन इज द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट। बोला गया है इनमें से कौन सा सबसे सही तरीका है एस्टिमेशन का, ठीक है, या सबसे विश्वसनीय अनुमान होगा। इनमें से कौन सबसे विश्वसनीय अनुमान है, ठीक है। तो जो सबसे विश्वसनीय कब होगा, कोई भी चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा या विश्वास कब रहता है? जब आप उस चीज़ के बारे में पूरा हर एक चीज़ का स्टडी किए हैं, मतलब वो मटेरियल का प्राइस क्या है, उसके रॉ मटेरियल का प्राइस क्या है, उस पर ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस क्या लगने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन का, उस पर मशीनिंग का क्या प्राइस लगने वाला है, उसका पैकेजिंग का क्या प्राइस है। इन सभी चीज़ का जब आपको नॉलेज होगा तभी आप इजी वे में उसका कॉस्टिंग कर सकते हैं, ताकि कल को अगर आपको मार्केट में बेचना हो जाए किसी चीज़ को तो आपको पहले ये तो पता नहीं मेरा इनिशियल कॉस्ट क्या है। और इनिशियल कॉस्ट आपको सबसे अच्छा पता चलेगा रॉ मटेरियल का प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन, मशीनिंग, पैकेजिंग, साथ ही साथ जो आप उस पर लेबर वगैरह का प्राइस है। तो ये क्या है, एक डिटेल्ड एस्टिमेशन है। अगर पूरा का पूरा विवरण हो तो ये सबसे विश्वसनीय अनुमान कहा जाता है। और यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या है, डिटेल एस्टिमेट। अगर पूरा डिटेल में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो वो क्या है, काफ़ी विश्वसनीय है। तो सही आंसर हो जाएगा 240 का डी नंबर। बढ़ते हैं 241 नंबर पे, विच IE रूल्स आर टू बी वेरीफाइड ऑन कंप्लीशन ऑफ वायरिंग ऑन एनी न्यू इंस्टॉलेशन, ठीक है। बोला गया है कि जब आप किसी भी जगह, चाहे वो इंडस्ट्री हो, ठीक है, या कॉर्पोरेट ऑफिस हो, जब वहाँ पे वायरिंग वगैरह करवाया जाता है या नया कोई इंस्टॉलेशन कराया जाता है थ्रू आउट वायरिंग के लिए, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड स्टैंडर्ड बने हुए हैं। जैसे आप लोग भी देखते हैं कॉलेज वगैरह में आते हैं तो देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है। जो केबल्स यूज़ होते हैं वो नॉर्मल केबल नहीं होते, उनके ऊपर से पहले से ही आप देखेंगे कोटिंग लगा रहता है अच्छा सा इंसुलेशन का, ताकि वो इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार से डैमेज ना करे। सेम उसी तरह किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री में जब वायरिंग वगैरह या नया मशीनरी इंस्टॉल होता है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो एक बनाया गया है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा। तो आपसे पूछा गया ये जो रूल है ये कब आया था या इस रूल को किस नाम से बोला जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे IE रूल 1956, ठीक है। आइए देखते हैं 242 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिस्क्राइब्स द डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर आइटम ऑफ वर्क। बोला गया है यहाँ पे कि विस्तृत निर्देश जो हमें बतलाता है किसी कार्य के लिए, ठीक है। व्हाट डिस्क्राइब द डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम ऑफ वर्क, जो हमें किसी भी वर्क का विस्तृत डिटेल बताता है। यह कौन बतलाता है या किससे हमें किसी भी वर्क का विस्तृत जानकारी मिलता है। तो किसी भी वर्क के लिए जब आपको विस्तृत जानकारी जानना होगा तो आपको चाहिए होगा सबसे पहले तो उस वस्तु का क्वालिटी क्या है, साथ ही साथ
कितने क्वांटिटी में वो लगने वाला है, फिर वर्कमैनशिप कितने लोग उस पर काम करने वाले हैं, उस काम को करने के लिए एग्जीक्यूशन क्या है, इन सभी चीज़ों का हमको पूरा डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन चाहिए अगर हमको किसी वर्क पे आगे काम करना है या उसको देखना है। तो 242 का ए नंबर आपका सही आंसर। बढ़िया, 243 नंबर, ठीक है। विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड स्टील, बोला गया इनमें से कौन सी अशुद्धि कास्ट आयरन जिसे बोलते हैं ढलवा लोहा, इनमें से कौन सी अशुद्धि ढलवा लोहा में मिलाई जाती है जिससे कि वह लोहा कठोर एवं भंगुर हो जाए। इट मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल, कठोर एवं भंगुर। आप जानते हैं भंगुरता होता है कि अगर कोई वस्तु पे प्रहार किया जाए और वो एक ही प्रहार में टूट कर बिखर जाए, जैसे शीशा टूट कर बिखर जाता है, वो क्या ब्रिटल नेचर का है, भंगुरता है उसमें। तो हम लोग ना जो भी हमारे पास देखिए जब मेटल्स हमें मिलता है जो कि ओर के फॉर्म में मिलता है, उस ओर से हम जब मेटल्स प्राप्त करते हैं, उस मेटल्स में शुरुआत में तो ये हमें प्योर मेटल मिलता है, प्योर फॉर्म में रहता है, लेकिन प्योर फॉर्म से हम अपना कोई भी डिजायर्ड शेप नहीं बना सकते। तो उसमें हम क्या करते हैं, प्योर फॉर्म में हम कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड ऑन करते हैं। जब हम इम्प्योरिटीज़ को मिलाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बताया कि अगर हमें किसी कास्ट आयरन को फ्लेक्सिबल बनाना है तो हम वहाँ पे सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। अगर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बढ़ाना है तो हम उसमें मैग्नीशियम को इंक्रीज करते हैं। सेम उसी तरह अगर हमें किसी मटेरियल में जो कि क्या है हार्ड और ब्रिटल बनाना है, मतलब कठोर एवं भंगुर बनाना है, उस केस में हम लोग उसमें मिलाएंगे सल्फर को। तो प्योर फॉर्म ऑफ मेटल है, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, उसमें अगर आप सल्फर मिला देंगे तो पहले उसमें कठोरता और भंगुरता की कमी थी, अब उसमें कठोरता और भंगुरता आ जाएगा। बातें 244 नंबर क्वेश्चन। व्हाट केबल्स आर यूज्ड फॉर 132 केवी लाइंस, ठीक है। बोला गया इनमें से कौन से केबल का प्रयोग किया जाता है 132 किलो वोल्ट का अगर करंट को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आप लोग जानते हैं एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर 132 केवी का लाइन हमें उससे कंडक्ट करवाना है तो एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। 245 नंबर क्वेश्चन, विच स्पेसिफिकेशन इज अदर देन जनरल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इनमें से कौन सा स्पेसिफिकेशन अलग है जो नॉर्मल स्पेसिफिकेशन, नॉर्मल जो विस्तृत उसका पूरा बनाते हैं, उससे कौन सा अलग है, ठीक है। कौन सा, देखिए एकदम हिंदी में बोला जाता है कौन सा विनिर्देश सामान्य विनिर्देश से अलग है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग का देखेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या डिटेल स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या है इन जनरल स्पेसिफिकेशन से अलग होता है। 246 नंबर क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय गुड बिल्डिंग स्टोन, बोला गया कितना प्रतिशत पानी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब सोखता है एक स्टोन जो कि अच्छा घर बनाने के लिए लगाया जाता है। तो स्टोन्स का प्रॉपर्टी चाहे ब्रिक्स हो चाहे स्टोन हो, दोनों ही जब वो बनाया जाता है उसके बाद जितना वो वाटर सोखता है, जितना वो वाटर का सोकिंग करेगा, इट मीन्स कि उसका हार्डनेस इंक्रीज होते जाता है, हार्डनेस, और साथ ही साथ उसका जो बाहर का सतह जो जैसे मान लीजिए ये मेरा ब्रिक है तो ब्रिक का अंदर का दूसरा बाहर का, जिसको आप लोग कभी कभी क्या बोलते हैं टफनेस, तीन चीज़ हम लोग देखते हैं हार्डनेस टफनेस और तो ये सबको इंक्रीज करने के लिए इसलिए हम लोग को बोला जाता है जब आप घर वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है दीवार बनने कर उसमें पानी देते हैं। क्यों पानी देते हैं? ताकि जो हमारा ये ब्रिक्स है वो क्या करे उसको एब्जॉर्ब करे, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स में बाइंडिंग अच्छे से हो सके, ठीक है। तो अगर एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है तो वो कितना प्रतिशत पानी सोखता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेस देन क्या है 5%। 5% से कम अगर पानी वो सोख रहा है इसका मतलब है कि वो स्टोन क्या है काफ़ी अच्छा स्टोन है। क्यों? क्योंकि इसमें इससे पहले जो मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं उनके बीच का बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम जगह बच रहे हैं किसके लिए वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो सही आंसर है लेस देन 5%। 247 नंबर का, ठीक है। देखिए आपको सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। आप नॉर्मल लाल वाला ईटा लीजिए, उसको पानी में दीजिए। अगर हम पानी हम माप लें, जैसे मेरे पास 2 बाल्टी है, अगर देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपको बताते हैं, एक ये है एक ये। अगर हम बोल दें हम दोनों में 1-1 लीटर वाटर दे दिए, 1-1 लीटर वाटर, और इसमें हम रेड ब्रिक डालते हैं लाल वाला ईटा, और इसमें जो अभी देखते हैं नया ऐश का राख का बना हुआ ईटा देखते होंगे आप, ठीक है।
तो अगर हम बोलेंगे इसमें सबसे ज़्यादा पानी कौन सोखेगा, तो आप बोलेंगे क्या, एस ब्रिक्सेस। क्यों? क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह काफ़ी है किसी और बाहरी फॉरेन मटेरियल के आने के लिए, लेकिन रेड ब्रिक्स में वो जगह नहीं है। तो रेड ब्रिक्स इसलिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसके, जो राख वाला एस वाला जो ईटा होता है। ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि कम परसेंटेज ऑफ पानी सोखा वो ज़्यादा अच्छा। ये क्वेश्चन नंबर 247 में, व्हाट इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर। बोला गया है कि रबर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है। ठीक है, आप एक ठीक जो, तो इसके लिए जो आपका 247 देखिए, ये कुछ कुछ मटेरियल है जो आपको याद रखना होगा, इसका कोई अलग से तरीका नहीं था। रबर का 3-4 का आपको क्लास वगैरह में जब था तो शुरुआत में आपको बताया था कि एक आप रबर का ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक कॉर्क होता है उसका ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ आप अगर हो सके तो कुछ मेटल्स और स्टोन का भी ध्यान रखिएगा। मेटल्स और स्टोन्स का भी रिलेटिव परमिटिविटी होता है, उसे आप ध्यान रखेंगे। रबर के केस में जो होता है वो हमारा है बिटवीन 2 to 3। तो 247 का ए नंबर। आइए 248 का, व्हाट इज द वेट ऑफ बॉल हैज़ वॉल्यूम ऑफ 250 cc एंड डेंसिटी 7.5 ग्राम cc। देखिए यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, ऐसे ये सब क्वेश्चन आप लोग पहले भी बना चुके हैं। आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, फिर अगले वाले में पूरा न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया वेट क्या है, वेट मीन्स W, जो इसको भार भी आप बोलते हैं कि वेट क्या है, क्वेश्चन मार्क। अगर उस वस्तु का आयतन दिया हुआ है 250 cc और उसका घनत्व डेंसिटी जो है उसे बोलते हैं घनत्व, और उसका घनत्व अगर दिया हुआ है, घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं, वो दिया हुआ है 7.5 gmcc। तो आपको शुरुआत में एक चीज़ बताई गया, जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व, जैसे आप डी से, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इस केस में डेंसिटी मेरे को दिया हुआ है कितना, 7.5। मास नहीं पता हमको, तो यहाँ पे ये W रखेंगे। अब वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना, 250। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, W इक्वल टू 7.5 इंटू 250, और इसको जब आप गुना करेंगे तो आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1875। कितना है, 1875 आपका सही आंसर। तो ये हम लोग जब एक चैप्टर है हम लोग का, फर्स्ट ईयर में ही था आपका चैप्टर, जो कि था मास, वेट एंड डेंसिटी। उस चैप्टर में आपको बताए थे घनत्व का रिलेशन किसके साथ, मास और वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ वेट निकालना था, तो वेट इक्वल टू हो जाता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम का जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका सही आंसर हो जाएगा 18। इससे रिलेटेड और भी 2 से 3 क्वेश्चन हैं, और उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन है एस्टिमेशन का, जो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको अभी तक में सब कुछ समझ आ रहा है, और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो पहले तो एक बार नहीं समझ आता है तो दूसरी बार वीडियो देखिए, उसके बाद भी अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया, या इस क्वेश्चन में। तो जब भी फ्री रहते हैं उस समय आपके कमेंट का भी जवाब देंगे, और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी करते जाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और भी जो आपके ITI के स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी बताइए कि सेकेंड ईयर का पूरा निम्मी का जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल रहा है। तो आज के लिए धन्यवाद।